हमने अपना मिशन मुकम्मल करना है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, अचानक खामोश खड़े तनवीर ने कहा। लेकिन किस तरह, इन हालात में तो ये सरीहन खुदकुशी है, जूलिया ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें बहरहाल हर हालत में काम करना होगा, इसलिए वापसी की बात मत किया करो। तनवीर का लहजा पहले से ज़्यादा सर्द हो गया तो जूलिया होंठ भींचकर खामोश हो गई। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हमें ब्लोटम पहाड़ियों की उकबी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि उकबी तरफ से उस कदर निगरानी ना होगी, कैप्टन शकील ने कहा। उधर वसीउ अरीज मैदान है, इसलिए हम फौरी चेक हो जाएंगे, इमरान ने कहा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कि हम इस बार जंगी तैयारा हासिल करें, फिर निगरानी करने वाले हेलीकॉप्टरों को तबाह करके पैराशूट के जरिए नीचे उतर जाएं, कैप्टन शील ने कहा। नहीं, जंगी तैयारी से पैराशूट से छलांगे लगाने का सोचना ही इंतहाई हमाकत है। जब तक एक आदमी नीचे उतरेगा, तैयारा न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होगा। वैसे भी अगर जहाँ एयरबेस हुआ तो वहाँ हमारा भी पहुँचना नामुमकिन होगा। वहाँ लाजमन रेड अलर्ट होगा और हम उलझन में पड़ जाएंगे, जूलियन ने सख्त लहजे में कहा। तो तनवीर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो तुम अब भी वापसी पर बजिद हो, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लेकिन हमें बहरहाल खुदकुशी नहीं करनी, हमें कोई काबिल अमल हल तलाश करना है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। एक हल मेरे जहन में है, अचानक सफदर ने कहा। तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। जल्दी बताओ, तुम खामोश क्यों हो, तनवीर ने कहा। फौज का घेराव ब्लूटम पहाड़ियों के चारों तरफ खासे एरिया में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एयरबेस अड्डे की तरफ से जहां से ये पहाड़ियां शुरू होती हैं, फौज का इस कदर दबाव ना होगा और वहां ऐसे क्रैक भी होंगे जहां से हम हेडक्वार्टर की तरफ बहरहाल बढ़ सकते हैं। और अगर हम उनमें से चंद अफराद को शिकार करके उनकी वर्दियां हासिल कर लें तो रात के वक्त ये यूनिफॉर्म्स हमारे लिए ढहाल का काम करेंगी। अलबत्ता जहाँ सर्च लाइट नस्ब है वहाँ से हमें कोई और प्लानिंग करना पड़ेगी, सफदर ने कहा। ओह वेरी गुड, ये मौजूदा हालात में वाकई काबिल अमल तजवीज़ है। आओ फिर यहाँ से चलें, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे वो सब कार में सवार हो गए। ड्राइविंग सीट पर सफदर बैठ गया, जबकि साइड सीट पर इमरान बैठ गया और दूसरी कार की ड्राइविंग सीट तनवीर ने संभाल ली। थोड़ी देर बाद कार सड़क पर पहुंचकर तेजी से आगे बढ़ती चली गई और फिर तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद सफदर ने कार एक तंग से मैदान की तरफ मोड़ दी, जहां कुछ फासले पर दरख्तों का एक झुंड सा नजर आ रहा था। कार का रुख झुंड की तरफ था। थोड़ी देर बाद कार झुंड में पहुंचकर रुक गई। दूसरे लम्हे सारे लोग तेजी से बाहर आ गए। असला ले लो और ये सुन लो कि किसी के जहन में वापसी का ख्याल न आए, हमने बहरहाल अपना मिशन मुकम्मल करना है, इमरान ने कहा और सबने असबात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो सब अपनी जेबों में मखसूस साख का असलहा डाले, हाथों में मशीन गन्ने उठाए, उस झंड से निकले और तेज से कदम उठाते उस तरफ को बढ़ने लगे जहाँ से ब्लोटम पहाड़ियों का आगाज हो रहा था। वो तेज से कदम उठाते आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन सबके चेहरों पर सते हुए थे, लेकिन आंखों में हौसले और अज़्म की तेज चमक मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गए। वहाँ वाकई कोई फौजी नजर न आ रहा था, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ते चले गए। लेकिन फिर इमरान न सिर्फ अचानक रुक गया, बल्कि उसने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वाले साथियों को भी रुकने का इशारा किया। तो वो सब बेएहतियात ठटक कर रुक गए। आगे सर्कल में फौजी मौजूद है, इसलिए अब हमने एहतियात से आगे बढ़ना है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। लेकिन अगर उन्होंने हमें पीछे से चेक कर लिया तो हम चूहों की तरह मारे जाएंगे, कैप्टन शील ने कहा। ओह हाँ, कैप्टन शील की बात दुरुस्त है, सफदर ने कहा। लेकिन अगर हमने जहाँ फायर खोल दिया तो फिर हमें आगे किसी सूरत भी ना बढ़ने दिया जाएगा और फिजा में मौजूद हेलीकॉप्टर और नीचे मौजूद फौज सब इधर घेरा डाल देंगे, इमरान ने कहा। और कोई चारा भी नहीं, तनवीर ने कहा। नहीं, इस तरह हम किसी सूरत भी आगे ना बढ़ सकेंगे। अलग अलग होकर इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ते चले जाओ, जब तक हालात नागजीर ना हो जाए फायर नहीं करना, इमरान ने कहा। और सबने इस बात में सर हिला दी। लेकिन फिर उससे पहले कि वो आगे बढ़ते, अचानक फिजा में ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर दूसरे से अलग होकर तेज़ी से इस तरफ आने लगा जिधर ये मौजूद थे। उसकी रफ्तार खासी तेज़ी थी। ओह, हमें चेक कर लिया गया है, जल्दी करो, ओट ले लो जल्दी, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो सब पहाड़ी खरगोशों की तरह इधर उधर मौजूद ऊंची चट्टानों की ओट में हो गए। हेलीकॉप्टर उनके सिरों के ऊपर से गुजरकर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। वो वहां रुका नहीं, लेकिन वो सब इसी तरह ओट में दुबके पड़े रहे, क्योंकि हेलीकॉप्टर किसी भी लम्हे मुड़ सकता था। लेकिन हेलीकॉप्टर वापस आने की बजाय आगे चला गया। अब उसकी महसूस आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। चलो आगे बढ़ो, इमरान ने आहिस्ता से कहा। फिर वो चट्टानों की ओर से निकलकर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक उनमें से किसी का पैर लगने से कोई पत्थर नीचे लुढ़क गया और वो चारों फौजी यकलहत उछल कर खड़े हो गए। ओ जहाँ कोई मौजूद है, एक फौजी की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर वो चारों तरफ से तेजी से उसकी तरफ को बढ़ने लगे जिधर पत्थर गिरा था, जहाँ इमरान और उसके साथी मौजूद थे। अचानक इमरान के मुंह से पहाड़ी कव्वे जैसी आवाज़ निकली और वो चारों फौजी यकलहत ठटक कर रुक गए। लेकिन फिर उससे पहले कि वो कुछ समझते, अचानक तनवीर और उसके साथी मुख्तलिफ ओटों से निकलकर उन फौजियों पर टूट पड़े। इमरान ने जो आवाज़ निकाली थी, इसका मतलब था कि बगैर फायरिंग के उनको हलाक करना है। और चूंकि उन पर अचानक हमला हुआ इसलिए वो संभल ही ना सके और चंद लम्हों बाद ही वो चारों फौजी गर्दनें तड़वा कर नीचे पड़े हुए थे। मेरे ख्याल में इनकी वर्दियाँ हमारे काम आ सकती हैं। अपनी अपनी जसामत के आदमियों को उठाओ और उस तरफ गार के अंधेरे वाले हिस्से में जाकर लिबास बदलाओ, इमरान ने कहा। तो उन तीनों ने असबात में सर हिलाए। फिर सबसे पहले सफदर एक फौजी की लाश उठाकर गार के अंधेरे वाले हिस्से में चला गया।
थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके जिस्म पर उस फौजी की यूनिफॉर्म थी। उसके बाद तनवीर और फिर कैप्टन शकील की भी फौजियों की लाशें उठाकर ले गए। थोड़ी देर बाद वो भी फौजी यूनिफॉर्म में वापस आ गए। आखिर में इमरान ने लाश उठाई। फिर जब वो वापस आया तो उसके जिस्म पर भी फौजी यूनिफॉर्म थी। वो ये वर्दी उसके जिस्म पर फिट ना थी, लेकिन बहरहाल काम चल सकता था। हम दोनों को भी वर्दियाँ मिल जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, जूलिया ने कहा। फिक्र ना करो, तुम हमारे पीछे रहना। अगर किसी की नज़र पड़ गई तो हम तुम दोनों के साथ ऐसे पेश आएंगे जैसे हमने तुम्हें पहाड़ियों में पकड़ा हो। तुम दोनों इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ मौजूद ओनस सिटी में रहती हो और तुम दोनों सैर करती हुई गलती से इस तरफ आ गई थी। हम मौका देकर फौजियों को मार गिराएंगे। उनमें से 2 की वर्दियाँ यकीनन तुम्हारे काम आ जाएंगी, इमरान ने कहा। लेकिन इस तरह हम कब तक हेडक्वार्टर पहुंच सकेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। चलो आगे जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो सब ना सिर्फ सीधे खड़े हो गए बल्कि इत्मीनान से चलते हुए आगे बढ़ने लगे, जैसे वो वाकई वहाँ मौजूद पहरेदारों में से हो। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा फासला तय ही किया था कि अचानक एक बड़ी सी चट्टान की ओर से 4 मुसल्लह फौजी निकलकर उनके सामने आ गए। हाल्ट, कौन हो तुम? उनमें से एक ने गर्राते हुए लहजे में कहा। मेजर रोगन स्पेशल सर्जर्स, इमरान ने इंतहाई क्रख्त लहजे में कहा। स्पेशल सर्चर्स, क्या मतलब सर? इस बार बोलने वाले का लहजा ना सिर्फ नरम था बल्कि उसके हाथ में मौजूद मशीन गन भी झुक गई थी। स्पेशल सर्चर्स मिशन इज सीक्रेट, अपनी ड्यूटी पर जाओ, इमरान ने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। यस सर। फौजी जो शायद बाकी तीनों का इंचार्ज था ने सैल्यूट किया और मुड़ गया। उसके साथ ही बाकी तीनों भी इसी तरह चट्टानों की ओट में चले गए। इमरान ने मुड़कर अपने साथियों से कहा। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। फिर उन्हें सर्च लाइट के दायरे तक पहुंचने के दौरान 2 जगह पर चेक किया गया, लेकिन इमरान ने कांधों पर मौजूद मेजर के स्टार्स और स्पेशल सर्चर्स के अल्फाज और इमरान और उसके साथियों के इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ने से वो मरूब हो गए। इसलिए किसी ने उनसे मजीद पूछगछ करने या उन्हें रोकने की कोशिश ना की। जूलिया और सालिया सादा लिबासों में थी, लेकिन उनके पास भी मशीन गन्नी थी, इसलिए शायद उन्हें भी सादा लिबास में स्पेशल सर्चर्स ग्रुप के मेंबर समझा जा रहा था। इसलिए किसी ने भी उनके बारे में कोई बात ना की। कुछ देर बाद वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां इंतहाई तेज रोशनी मौजूद थी और जाहिर है सर्च लाइट से ऊपर में मौजूद अफराद उन्हें दूर से भी चेक कर सकते थे। रुके बगैर आगे बढ़े चलो, अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं, इमरान ने कहा और उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दी। फिर वो रोशनी के उस तेज दायरे में दाखिल हो गए। हाल्ट, अचानक दूर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई तो इमरान और उसके साथी यकलहत रुक गए। कौन हो तुम और कहाँ से आ रहे हो? एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेजर रोगन स्पेशल सर्चर्स ग्रुप, इमरान ने भी चीखते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये गलत लोग हैं, फायर करो। अचानक एक और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि उन पर फायर होता इमरान ने जकलत हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और सामने मौजूद सर्च लाइट तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही टूटकर बिखर गई। उसके साथ ही उन सब ने जकलत साइडों में उकोते लगाए और उसी लम्हे उनके करीब से गोलियां बाढ़ की सूरत में निकलती चली गईं और फिजा फायरिंग की खौफनाक आवाज़ से गूंज उठी। उसी लम्हे इमरान ने एक चट्टान की ओर से लेकर फायर खोल दिया और दूसरी तरफ से इंसानी चीखें सुनाई दी। चलो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो सब ऑटो से निकलकर तेज़ी से दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब एक हेलीकॉप्टर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उधर दौड़ो, क्रैक में आ जाओ उधर, इमरान ने चीखते हुए कहा और वो सब तेज़ी से उस तरफ बढ़े जिन चंद लम्हों बाद वो एक बड़े से क्रैक में दाखिल होकर आगे बढ़े चले जा रहे थे। गो अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मुसलसल अंधेरे में रहने की वजह से उनकी आंखें अब अंधेरे में किसी हद तक देखने के काबिल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो क्रैक की बजाय मौत की सुरंग में आगे बढ़ रहे हों। रुक जाओ, अचानक इमरान ने कहा और साथ ही वो तेज़ी से मुड़ा। आगे क्रैक बंद है, हमें वापस जाना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, बार तो बहुत सख्त चेकिंग हो रही है, सफदर ने कहा। होती रहे, हम यहाँ रुक नहीं सकते वरना बेबस चूहों की तरह मारे जाएंगे। आओ, इस तरह मरने से बेहतर है कि लड़कर मरा जाए, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद वो क्रैक के दहाने पर पहुंच गए। तलाश करो, वो आगे कहीं नहीं जा सकते, यहीं कहीं छुपे होंगे। एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने क्रैक के दहाने से सर बाहर निकाला और फिर एक झटके से वापस खींच लिया। ऊपर हेलीकॉप्टर मौजूद है, हमारे एंड सरों पर, इमरान, हमने हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना है, जो भी नजर आए उड़ा देना, इमरान ने आहिस्ता से कहा। फिर तेजी से वो एक तरफ से बाहर निकला और पत्थरों पर चढ़कर तेजी से ऊपर जाने लगा। इस तरफ कोई फौजी ना था, वो सब शायद साइडों में थे और चंद लम्हों बाद इमरान हेलीकॉप्टर के नीचे पहुंच गया। वो वहाँ लेट गया। इधर दूर दूर तक टार्चों के दायरे हरकत करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के गिर्द कोई मौजूद ना था। चंद लम्हों बाद एक एक करके उनके सब साथी ऊपर पहुंच जाने में कामयाब हो गए। आओ, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो रेंगता हुआ हेलीकॉप्टर के नीचे बाहर से निकला। अरे अरे, कौन हो तुम? अचानक एक साइड से हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने भूखे अकाब की तरह उस पर छलांग लगा दी और फिर हल्की सी घुटी घुटी सी चीख सुनाई दी और इस आदमी की गर्दन की हड्डी टूट गई, जबकि उसके बाकी साथी तेज़ी से हेलीकॉप्टर में सवार होते चले गए। इमरान तेज़ी से वापस पलटा और फिर वो भी हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। सालिया पायलट सीट पर बैठकर महसूस हेलमेट अपने सर पर चढ़ा चुकी थी। सालिया, पहले इन हेलीकॉप्टरों को तबाह करना है, फिर नीचे फायर खोल देना। इसके साथ ही हमने ऐन उस जगह उतरना है जहां हम पहले क्रैक में दाखिल हुए थे। वहां तेज़ रोशनी मौजूद है, शायद दीवार बनाई जा रही है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इस तरह हम मारे जाएंगे, हम हेलीकॉप्टर खाई में उतार देंगे। जब तक उन्हें मालूम होगा हम हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाएंगे, सफदर ने कहा।
ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, चलो उड़ाओ उसे, इमरान ने कहा तो सालिया ने इस बात में सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दिया। गनशिप हेलीकॉप्टर में ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल इसमें किसी न किसी अंदाज में फंसे हुए थे। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर एक झटके से हवा में उठा और फिर तेज़ी से घूमकर उस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर लाइट्स का बाकायदा दायरा बनाया गया था। हेलो हेलो ब्राइट मैन कॉलिंग, तुमने क्यों वहाँ से फ्लाई किया है, ओवर। अचानक ट्रांसमीटर से एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जाहिर है कोई उसका क्या जवाब देता, इसलिए वो सब खामोश हो गए। हेलो हेलो ड्रेन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, हेलो हेलो दूर। चीखती हुई आवाज़ सुनाई देने लगी। ऑफ कर दो इसे, इमरान ने कहा तो सालिया ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर इसके साथ उसने हेलीकॉप्टर की रफ्तार तेज़ की और तेज़ी से नीचे उतारना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर अब सर्चिंग के उस दायरे के करीब पहुंच चुका था, जबकि फिजा में मौजूद दोनों हेलीकॉप्टर अब तेज़ी से उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन उससे पहले कि वो उस तक पहुंचते सालिया ने हेलीकॉप्टर नीचे एक चट्टान पर उतार दिया। फायर करते हुए आगे बढ़ना है, मेगा पावर भी इस्तेमाल करने हैं, इमरान ने कहा और फिर वो सब तेज़ी से उछलकर नीचे उतरने लगे। सबसे आखिर में सालिया नीचे उतरी, वहाँ इर्द गिर्द फौजी मौजूद न थे। आओ, इमरान ने कहा, फिर वो हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन को सीधा किए तेज़ी से क्रैक की तरफ बढ़ता चला गया, जिसका दहाना करीब ही था, जबकि लाइट्स का दायरा वहाँ से काफ़ी फासले पर था। थोड़ी देर बाद वो उस दहाने में दाखिल होने में कामयाब हो गए, जबकि उनके सिरों पर हेलीकॉप्टर मुसलसल चकरा रहे थे, लेकिन शायद उनके जिस्मों पर फौजी यूनिफॉर्म्स और कांधों पर मौजूद स्टार्स की वजह से उन्होंने उन पर फायर ना खोला था। इस ट्रैक से निकलते ही उन्हें नीचे खाई जाती हुई दिखाई दी। वो रुके बगैर खाई में उतरते चले गए अमूदी रास्ते पर। फिर वो तकरीबन फिसलते हुए नीचे जा रहे थे। खाई में उतरते ही वो साइड की दीवारों से लग गए। वो खाई की जिस साइड पर मौजूद थे वहाँ एक पुख्ता दीवार मौजूद थी। इस दीवार को देखकर इमरान चौंक पड़ा। फिर वो उस दीवार को चेक करना शुरू हो गया। ये पुख्ता दीवार है, इंसानी हाथों की बनी हुई, उसे शायद हाल ही में तामीर किया गया है। हो सकता है ये दीवार हेडक्वार्टर की हो या फिर उस लेबॉर्ट्री की जो हेडक्वार्टर के नीचे है, इमरान ने कहा। तो फिर क्या करना है, जूलिया ने पूछा। मेगा पावर बम निकाला और सुनो, जैसे ही दीवार टूटे हमने मेगा पावर बम भी फायर कर देना है, वरना पहले की तरह हम भी किसी रेस का शिकार हो सकते हैं, इमरान ने कहा और सबने असबात में सर हिला दिए। फायर, अचानक इमरान ने कहा तो कैप्टन शील ने हाथों में पकड़े हुए मेगा पावर बम की पिन दांतों से खींची और हाथ घुमाकर पूरी कुव्वत से उसे दीवार पर दे मारा। इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे पूरी पहाड़ियां हरकत में आ गई हों। लेकिन चंद लम्हों बाद जब धमाके की बाज़गश्त खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि दीवार का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया और अब अंदर वही एक कमरा नज़र आ रहा था। फिर जकला सीटी के साथ साथ चीखने और भागने दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फायर, इमरान ने एक बार फिर कहा और फिर इस बार सफदर ने हाथ में पकड़े मेगा पावर बम की पिन दांतों से खींची और उसे अंदर कमरे में फेंक दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ और तेज सुरह रंग की रोशनी एक लम्हे के लिए कमरे में दिखाई दी और फिर अंधेरा छा गया। आओ, इमरान ने कहा और वो सब छलांगे लगाते हुए मलबे को क्रॉस करके अंदरूनी कमरे में पहुंच गए, जिसके सामने वाली दीवार टूट चुकी थी और अब एक गैलरी दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। इमरान ने छत की तरफ मशीन गन का रुख किया और फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी दौड़ रहे थे। छत पर मौजूद नीले रंग के बल्ब फायरिंग से मुसलसल टूटते चले जा रहे थे कि अचानक वो सब रुक गए। सामने एक दीवार थी। फायर, इमरान ने चीख कर कहा और इस बार तनवीर ने मेगा पावर बम की पिन खींची, फिर उसे दीवार पर दे मारा। एक बार फिर धमाका हुआ और दीवार टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गई। दूसरी तरफ एक बड़ा सा हाल कमरा था जिसमें मशीनरी नर्स थी, लेकिन मशीनरी बंद थी और हाल में कोई आदमी भी मौजूद ना था। वो सब इस टूटे हुए हिस्से से अंदर दाखिल हुए ही थे कि अचानक उस हाल नुमा कमरे की एक साइड से चटक की आवाज़ उभरी और उसके साथ ही इमरान इस तरह उछलकर नीचे गिरा जैसे किसी ने अचानक उसे ज़ोर से धक्का दे दिया हो। उसके साथियों के गिरने की आवाज़ें भी इस तरह सुनाई दी, लेकिन फिर जैसे हर चीज़ पर तारीकी की दबीज़ तय सी चढ़ती चली गई, इस तरह उसके तमाम एहसास भी तारीकी की दबीज़ तय में दबकर शायद ख़त्म हो गए। चीफ रोज अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल का मुताला कर रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ब्रोस ने महसूस रहत लहजे में कहा। आइज़िक बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो चीफ ब्रोस चौंक पड़ा। आइज़िक, तुम ब्लोटम पहाड़ियों के उन फौजी अफसरान के साथ हो ना जिन्हें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है? चीफ ब्रोस ने पूछा। यस चीफ, आइज़िक ने जवाब दिया। क्यों, कहा क्या है, क्या कोई खास बात है? यस चीफ, मैंने उन पाकिस्तानी एजेंटों को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ से आइज़िक ने जवाब दिया तो चीफ ब्रोस चौंक पड़ा। ओ कैसे, कहाँ हैं वो? चीफ ब्रोस ने चौंकते हुए कहा। वो लोग ब्लोटन पहाड़ियों के उकब से आए थे चीफ, और उन्होंने फौज के चंद अफराद को हलाक करके उनकी वर्दियां पहन ली। वर्दियां पहनकर वो उन फौजियों में शामिल हो गए, इसलिए उन्हें पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। डेड पॉइंट की नफरी हटाकर फ्रंट पहाड़ी की तरफ बढ़ा दी गई, क्योंकि यही ख्याल किया जा रहा था कि वो लोग फ्रंट से ही डेड पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर डेड पॉइंट के उकब में फायरिंग हुई और वहाँ चंद फौजियों को हलाक कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोगों को डेड पॉइंट की तरफ बढ़ते देखा गया। डेड पॉइंट की जानिब सर्च लाइटों को उन्होंने फायरिंग करके तोड़ दिया, इसलिए उस तरफ काफ़ी अंधेरा हो गया। इससे पहले कि फौजी डेड पॉइंट को घेर कर नीचे जाते, उन्होंने डेड पॉइंट की एक दीवार को मेगा बम से उड़ाया और अंदर दाखिल हो गए।
वो जिस दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल हुए वो लेबॉर्ट्री का उगवी हिस्सा था जो 1 साल पहले बंद कर दिया गया और उसकी जगह आगे वाले हिस्से की तरफ मुकम्मल लेबॉर्ट्री तैयार की गई थी। उगवे हिस्से में चूंकि कोई वर्कर ना था, वहाँ पुरानी मशीनें और पुराना सामान पड़ा था, इसलिए उन्हें वहाँ कुछ ना मिला और वो लेबॉर्ट्री के उस हिस्से में दाखिल होकर मेगा बमों से दीवारें तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर मैं हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में था। नीचे होने वाली धमक की आवाज़ से मैं चौंक पड़ा और फिर मैंने सर्चिंग मशीन के ज़रिए जब लेबॉर्ट्री की चेकिंग की तो वो सब मुझे लेबॉर्ट्री के पुराने हिस्से में दिखाई दिए। मैंने फौरी तौर पर वहाँ मौजूद क्वाइंट रेज सिस्टम ऑन किया, फिर उन पर रेज फायर कर दी, जिसके नतीजे में वो सब वहीं ढेर हो गए। दूसरी तरफ से आइजैक ने तफसील बताते हुए कहा, गुड शो, तो क्या वो ख़त्म हो चुके हैं? चीफ रोज ने कहा, नो चीफ, अभी वो वहाँ बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें बेहोश करते ही आपको इत्तला देना मुनासिब समझा। ये लोग जिन दीवारों को तोड़कर अंदर आए थे वहाँ डबल वाल सिस्टम थी। मैंने टूटी हुई दीवारों पर फौलादी शटर गिरा दिए ताकि वो लोग होश में आ भी जाएं तो उन्हें वहाँ से निकलने का मौका ना मिल सके। और ये कार्रवाई चूँकि मैंने खुद की, इसलिए बाहर मौजूद फौज को इस बात का इल्म नहीं। वो अब भी बाहर हर तरफ पहाड़ियों में उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, आइजैक ने कहा। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये कार्रवाई तुमने की और फौज को उसकी कोई खबर नहीं। क्या तुम किसी तरह से उन्हें लेबॉर्ट्री के पुराने हिस्से से निकाल सकते हो? मैं चाहता हूँ कि उन्हें वहाँ से निकाल कर किसी और मुकाम पर शिफ्ट किया जाए और फिर मैं खुद जाकर उन्हें अपने हाथों से हलाक करूँ। अगर उनकी हलाकत फ़ौज के हाथों हो जाती तो फिर हमें उन पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत का कोई क्रेडिट ना मिलता। अब चूँकि वो हमारे कब्ज़े में है तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उन्हें अपने हाथों से हलाक करें और चीफ सेक्रेटरी को बता सकें कि उनका शिकार हमने किया है। चीफ सेक्रेटरी इस बात से बेहद बरहम है कि हमने उन एजेंटों के खिलाफ कुछ नहीं किया, इसलिए उनके हुक्म पर खास तौर पर लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए ब्रोटन पहाड़ियों पर फौज तैनात की गई। अब जब मैं खुद इन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें चीफ सेक्रेटरी के सामने पेश करूंगा तो उन्हें हमारी सलाहियतों पर यकीन आ जाएगा कि हमारी कारकर्दगी किसी भी लिहाज से कम नहीं, चीफ ब्रोस ने कहा। यस चीफ, यही बात मेरे जहन में थी, इसलिए मैंने उन्हें बेहोश करके लेबॉर्ट्री के पुराने हिस्से के तमाम रास्ते बंद कर दिए ताकि फौज उन्हें ट्रेस ना कर सके, आइजैक ने कहा। गुड शो, अब बताओ कि उन्हें वहाँ से कैसे निकाला जा सकता है? चीफ रोस ने कहा, उन्हें वहाँ से निकालने की क्या ज़रूरत है चीफ, आप मेरे साथ चलें और हम नीचे जाते ही उन्हें हलाक कर देते हैं। फिर उनकी लाशें उठाकर ऊपर हेडक्वार्टर में लाकर रख देते हैं। फिर आप चीफ सेक्रेटरी साहब को कॉल करके बता देना कि उनका शिकार हमने किया है, आइजैक ने कहा। ओ नहीं, ऐसा किया तो चीफ सेक्रेटरी का पारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये लोग अंदर कैसे दाखिल हुए। हमें चीफ सेक्रेटरी को ये तासुर नहीं देना कि ये लोग इस इलाके में पहुंचे भी थे। हम उनका शिकार बाहर जाकर खेलेंगे और फिर उनकी लाशें सामने लाएंगे, चीफ रोज ने कहा। लेकिन बाहर जो हंगामा हुआ उससे क्या चीफ सेक्रेटरी को इल्म नहीं होगा कि जहाँ क्या हुआ था, आइजैक ने कहा। वो बाहर मौजूद फौजियों और चीफ सेक्रेटरी का मामला है, बाहर क्या हुआ उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। फौज की कमान कर्नल जेरम कर रहा है जो मुझसे वैसे ही हार खाता है। अभी तक उसे मुझे बाहर होने वाले हंगामे के बारे में भी रिपोर्ट नहीं दी। ये अच्छा ही हुआ कि पाकिस्तानी एजेंट उनके हाथों हलाक नहीं हुए, वरना वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ कर मुझे नीचे दिखाने में कोई कसर बाकी ना छोड़ता। चीफ रोज ने मुंह बनाते हुए कहा, यस चीफ, तो फिर आप क्या चाहते हैं, उन्हें कहाँ पहुँचाया जाए? आइजैक ने कहा। पहले तुम बताओ, उन्हें वहाँ से निकाल कर ओर्थो सिटी में पहुँचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, चीफ ने कहा। पुरानी लेबॉर्ट्री के शुमाली दिमाग में एक तवील सुरंग है चीफ, जो ओर्थो के जंगल में निकलती है। वहाँ इमरजेंसी के लिए जीपें भी मौजूद है। मैं उस रास्ते से उन्हें इस जंगल में पहुँचा सकता हूँ। आप ऐसा करें कि वहाँ किसी को भेज दें, मैं उन सबको आने वालों के हवाले कर दूंगा, फिर उन्हें आपके हुक्म पर जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, आइजैक ने कहा। गुड शो, तुम फौरी तौर पर उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं क्रिस्टाइन को कॉल करता हूँ, वो उन सबको तुमसे लेकर अपने हेडक्वार्टर पहुँचा देगी, फिर वहीं उन सबका हाथमा करके मुझे इत्तला करेगी। फिर मैं चीफ सेक्रेटरी को कॉल करके बताऊंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो चीफ सेक्रेटरी के साथ क्रिस्टाइन के हेडक्वार्टर पहुँच जाऊँगा ताकि उनकी लाशें उन्हें दिखा सकूँ, चीफ ब्रोस ने कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर उन्हें क्रिस्टाइन के हवाले करने से पहले हम उन्हें यही गोलियां मार कर हलाक कर देना चाहिए। क्रिस्टाइन उनकी लाशें लेकर भी तो अपने हेडक्वार्टर जा सकती है, आइजैक ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था कि तुमसे कहकर उन्हें यहीं हलाक करा दो और उनकी लाशें क्रिस्टाइन के हवाले की जाए, लेकिन अब कुछ और सोच रहा हूँ, चीफ ब्रोस ने कहा। वो क्या चीफ, आइजैक ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि वो क्रिस्टाइन के साथ जिंदा हालत में उसके हेडक्वार्टर जाएं और जब उन्हें हलाक किया जाए तो क्रिस्टाइन से कहकर उन्हें हलाक करने की बाकायदा वीडियो बनाई जाए। अगर चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ क्रिस्टाइन के हेडक्वार्टर जाने से इनकार कर दे तो उन्हें वो वीडियो पेश कर दी जाए। वो अस्काम एजेंसी से काफ़ी नाला नजर आते हैं। जब तक उन पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत की उन्हें तस्दीक ना की जाएगी वो मुझ पर बरहम रहेंगे और मैं हर सूरत में उनका गुस्सा ठंडा करना चाहता हूँ, चीफ ब्रोस ने कहा। वो तो ठीक है, मैं उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा देता हूँ ताकि रास्ते में उन्हें किसी भी तरह होश ना आए और क्रिस्टाइन उन्हें बगैर किसी परेशानी के अपने साथ ले जा सके, उन्हें हलाक करते हुए इनकी वीडियो बना सके, आइजैक ने कहा। हाँ, यही मुनासिब होगा। तुम जल्द से जल्द ये काम करो, मैं क्रिस्टाइन को ओर्थो जंगल पहुंचाने का हुक्म देता हूँ, चीफ ने कहा। यस चीफ, आइजैक ने कहा। तो चीफ ब्रोस ग्रेडल पर हाथ मारकर टोन क्लियर किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। क्रिस्टाइन बोल रही हूँ, राब्ता मिलते ही क्रिस्टाइन की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। चीफ बोल रहा हूँ, चीफ ब्रोस ने मखसूस लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म, क्रिस्टाइन ने मोदबाना लहजे में कहा।
सुनो क्रिस्टाइन, तुम और तुम्हारा ग्रुप हवाओं में हाथ पाँव मारते रह गए हो, जबकि पाकिस्तानी एजेंट ब्लोटम पहाड़ियों में पहुंचकर लिबर्टी में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं, चीफ ब्रूस ने कहा।